हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विक्रम सर एजुकेशन में। आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के हिंदी लेसन नंबर ये 5 है। इससे पहले लेसन नंबर 1 से लेकर के 4 तक का प्रश्नोत्तर बन चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। आज हम जानेंगे नागरी लिपि के बारे में। तो इनके राइटर का नाम है गुणाकर मूल्य। और आपका प्रश्न पहला से है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा, नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता तब आई जब अभी से 2 शताब्दी पहले टाइप राइट बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। प्रश्न संख्या दूसरा है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि नागरी लिपि विशाल समुद्र के भांति है, जो अनेक धाराओं को अपनों में समाहित करने की क्षमता रखती है। इस भाषा में मुख्यतः नेपाली, संस्कृत, प्राकृतिक तथा हिंदी भाषाओं में लिखी जाती है। आगे प्रश्न है 3 में कि लेखक ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, लेखक देवनागरी, गुजराती एवं बांग्ला आदि भाषाओं से संबंध बताए हैं कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। अन्य भाषाओं से भी, जैसी गुजराती, ब्राह्मणी आदि लिपियों से भी इसका बहुत गहरा संबंध है। आगे प्रश्न संख्या हो जाएगा चौथा। प्रश्न है, नदी नगरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय कूटों के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर नदी नगर की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी लिपि कहे गए। दक्षिण भारत के कोंकण के शिलाहार मानिकखेड़ के राष्ट्रीय देवगिरी के याद तथा विजयनगर के शासकों के लेख नदी नगरी लिपि में है। पहले विजयनगर के राजाओं के लेखकों की लिपि को ही नंदी नगरी लिपि का नाम दिया गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा 5 में, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दें। इनका उत्तर हो जाएगा, दक्षिण भारत के विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश के प्राप्त मानी जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 6 नंबर में कि ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। आपका आंसर हो जाएगा, गुप्त काल की ब्राह्मणी तथा सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी छोटी आड़ी लकीरों के यह छोटी ठोस तिकोन है, लेकिन नागरी लिपि के अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरों बन जाती है और ये सिरें रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई भी उतनी ही होती है। आगे प्रश्न संख्या हो जाएगा 7 में, इसका उत्तर है, यहाँ पहले प्रश्न देखेंगे कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिरी भोज, महेंद्रपाल आदि गुज्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहले नागरी लिपि के लेख प्राप्त होती हैं। आगे प्रश्न हो जाएगा 8 में, नागरी को
देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। तो नागरी नाम की उत्पत्ति तथा उसके अर्थ के बारे में वैचारिक अंतर है। कुछ लोगों का कहना है कि गुजरात के अक्षर ब्राह्मणी में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। लेकिन दूसरे मत के लोगों का कहना है कि काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में परिवर्तित लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। आगे प्रश्न हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 में, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है। पटना की नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है। आपका उत्तर हो जाएगा नागरी नाम की उत्पत्ति तथा उसके अर्थ के बारे में विद्वानों के बीच मतांतर है, लेकिन भौतिक रूप से ऐसे माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक नाम था, इसलिए गुप्त शासकों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। यह लिपि देवनागर की लिपि होने से भारत के प्रमुख लिपियों के बाद देवनागरी लिपि दिया होगा। इस बात की पुष्टि पदांडीकतकलम नाटक के जीवनकारी मिलती है। बड़े नगर से संबंध रखने के कारण पटना को देवनागरी कहा गया है, बाद में वही देवनागरी बना होगा। आगे प्रश्न हो जाएगा, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। इसका उत्तर हो जाएगा 8वीं सदी के 11वीं सदी तक में भी पूरे देश में यह लिपि व्यापक हो गई थी, तभी से नागरी लिपि के एक सर्वदेशिक लिपि बन गई। आगे प्रश्न हो जाएगा आपका 11 नंबर से, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक का क्या जानकारी देता है। इसका उत्तर हो जाएगा नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म लिया है, जैसे मराठी, बंगला, गुजराती इत्यादि। नेपाल और भारत के जैन भंडारों से सभी इस तरह की बात हस्तलिपियों में मिलती है। आगे प्रश्न हो जाएगा, गुज्जर प्रतिहार कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्वान का ऐसा मानना है कि गुज्जर प्रतिहार भारत के मूल निवासी नहीं थे। ईसा के 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में सर्वप्रथम अपना शासन स्थापित किया और बाद में कन्नौज पर भी इन्हीं लोगों के शासन हो गए। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि बहुत ही प्रमुखत प्रतिहार शासक हुए। आगे प्रश्न हो जाएगा, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखकों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। आपका उत्तर हो जाएगा, नागरी लेखकों के कालक्रम से व्यापक संबंध रहा है। इस बात की पुष्टि 11वीं सदी के चोर राजाओं के जैसे राजेंद्र के सिक्कों पर नागरी अक्षर को देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों भी इसी अक्षर में लिखी गई है। उसी तरह दक्षिण से प्राप्त वरगुण के लेखक से ही भी इस बात की पुष्टि होती है। विक्रमादित्य द्वितीय के समय देवनागरी का प्रयोग मिलता है। महावीराचार्य के गुणसार संग्रह की रचना 1850 में इसी लिपि में हुई है। इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि कालक्रम से नागरी लेखकों का बहुत गहरा संबंध रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।